संलग्न परिपथ चित्र में अमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है तथा वोल्टमीटर वी का प्रतिरोध बहुत उच्च है। कुंजी के खुली होने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक 1.53 वोल्ट है। कुंजी बंद करने पर अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर आता है तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक गिरकर 1.03 वोल्ट रह जाता है। ज्ञात कीजिए, पहला सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, और दूसरा क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर, और तीसरा आर का मान, चौथा सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध आर में प्रतिशत ऊर्जा क्षय। ठीक है, तो दोस्तों परिपथ चित्र हम देख सकते हैं। परिपथ चित्र में क्या है, एक विद्युत स्रोत है, जहां यहाँ पर दिख रहा है विद्युत स्रोत। ठीक है, और ये विद्युत स्रोत सीधे से संलग्न है यहाँ पर समांतर क्रम में इस वोल्टमीटर से। ठीक है, जिसका प्रतिरोध बहुत उच्च है, ऐसा हमको प्रश्न में कहा गया है। अब उसके पश्चात हम देख लेते हैं विद्युत स्रोत में जो बड़ा प्लेट है वो धनात्मक प्लेट होगा और जो छोटा प्लेट है वो ऋणात्मक प्लेट होगा, और धनात्मक से ऋणात्मक जो है वो बाहर की ओर से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो दोस्तों धारा करीब यहाँ से आएगी ऐसे। ठीक है, तो धारा को जाने के लिए हमको यहाँ पर कुंजी को कुछ इस तरीके से संलग्न करना पड़ेगा, लेकिन ये तो खुली अवस्था में है। तो दोस्तों कुंजी को अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर संयोजित कर दें तो उसके पश्चात क्या होगा, यहाँ धारा आएगी प्रतिरोध से होकर, और प्रतिरोध से होकर इस धारा मापी से होकर आगे जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि पहला कुंजी बंद है। ठीक है, अब कुंजी खुली होने पर ऐसा प्रश्न में लिखा है, इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि परिपथ में धारा आगे नहीं जा रही है। ठीक है, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, सिर्फ इस वोल्टमीटर से धारा प्रवाहित हो रही है, ये मान सकते हैं, तभी तो वोल्टमीटर पाठ्यांक दे रहा है। अब बहुत उच्च है प्रतिरोध, मतलब धारा बहुत ही नगण्य प्रवाहित होगी, और हमको वोल्टमीटर का पाठ्यांक 1.53 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया है कि कुंजी बंद कर दिया जाता है, तो ये मतलब परिपथ को हमने क्या कर दिया, चालू कर दिया। ठीक है, अब परिपथ में चालू हो गया मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान 1 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों पहले क्या थी, पहले परिपथ चालू नहीं थी, कुंजी यहाँ पर कुछ इस अवस्था में थी कि धारा में से, परिपथ में से धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर धारा कहाँ से प्रवाहित होगी, सिर्फ और सिर्फ इस वोल्टमीटर से, और वो भी एकदम नगण्य, या फिर शून्य धारा ले सकते हैं क्योंकि बहुत उच्च जो है वो वोल्टमीटर का प्रतिरोध है। ठीक, तो इस तरीके से टर्मिनल एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं। मिलने का दो ही जगह, एक तो या तो वोल्टमीटर से मिल सकते हैं या फिर यहाँ कुंजी के अगर चालू हो जाए, मतलब यहाँ से धारा प्रवाहित हो तब मिलेंगे, लेकिन यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, किसी सेल के लिए जो टर्मिनल विभवांतर होता है V, वो क्या होता है, विद्युत वाहक बल ऋण धारा गुना आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है। जहां ये टर्मिनल विभवांतर को कौन दर्शा रहा है, यहाँ पर वोल्टमीटर दर्शा रहा है। ठीक है, और बात कर ले अगर धारा की, ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध के साथ जो धारा का गुना होगा, तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध हम मानते कुछ है, तो इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभव होगा वो विभव रोधन का कार्य करेगा, और इसका जो विद्युत वाहक बल है उसको कम करने का प्रयास करेगा, क्योंकि विपरीत दिशा पर कार्य करेगा। इसका धन यहाँ और ऋण यहाँ रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध है, और ये धारा, हम लोग प्रतिरोध को क्या मानते हैं कि वो विभव का पतन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो विभव पतन करेगा और जो V का मान होगा वो कम होगा, लेकिन यहाँ पर इसका विभव, इसका प्रतिरोध इतना ज्यादा है, वोल्टमीटर का उच्च है, कि यहाँ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या ले सकते हैं, शून्य। ठीक है, तो शून्य धारा प्रवाहित होने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान जो होगा वो शून्य से गुना हो जाएगा, और इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ये वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना आ रहा है, पहला भाग हल कर रहे हैं तो 1.53 आ रहा है। ठीक है, विद्युत वाहक बल E ले रहे हैं, ऋण धारा कितना बह रही है, शून्य, गुना आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है, तो शून्य धारा बहने पर जो विद्युत वाहक बल है वही क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर होगा। ठीक है, 1.53 वोल्ट है हमारा मान आया, कितना, ये आंतरिक विद्युत वाहक बल का मान है। ठीक है, 1.53 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो पहले भाग का उत्तर ये हो गया हमारे प्रश्न के लिए। अब दूसरे भाग में चल पड़ते हैं। तो दूसरे भाग के लिए क्या बोला गया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल हमने ज्ञात कर लिया। आगे पढ़ते प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कुंजी के जो है वो उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुंजी बंद करने पर अमीटर का पाठ्यांक 1 मीटर आता है, मतलब अगर मैं परिपथ को चालू कर दूं, ठीक है, इस तरीके से धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाए, तो जो बहने वाली धारा है उसका मान आता है 1 एम्पियर। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या बोला है कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक गिरकर 1.03 वोल्ट रह जाता है। तो ये वोल्टमीटर जो दर्शा रहा था पहले 1.53, अब 1.03 दर्शाएगा। तो दोस्तों यहाँ दूसरा के लिए भी यही सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, टर्मिनल विभवांतर बराबर विद्युत वाहक बल ऋण धारा गुना प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टर्मिनल विभवांतर हमको कितना दर्शा रहा है, 1.03 वोल्ट,
आंतरिक विद्युत वाहक बल जो है उसका हमने मान निकाला 1.53 वोल्ट। ऋण यहाँ पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही, 1 एम्पियर, और प्रतिरोध का मान हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रतिरोध गुना 1 का मान जो है वो ऋणात्मक में उसको धनात्मक में परिवर्तित कर लेंगे, और यहाँ से 1.53 के साथ ऋणात्मक में क्या आ जाएगा, 1.03। ठीक है, तो इस तरीके से मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.5 गुना, ये 1 गुना था मतलब 1 एम्पियर का गुना था, अब बटे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एम्पियर बटे पे चले जाएगा इस धारा मतलब इस विभवांतर के, तो वोल्ट बटे एम्पियर मतलब ओम प्राप्त होगा। तो ये प्रतिरोध का मान हमको क्या प्राप्त हुआ, प्रतिरोध प्राप्त हुआ हमको 0.5 ओम। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरे भाग का उत्तर है। अब चल पड़ते हैं हम तीसरे भाग की ओर। तो तीसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि आर का मान, यानी कि जो यहाँ पर प्रतिरोध है, बड़ा प्रतिरोध, उसका मान हमसे पूछा गया है। अब हमको आंतरिक प्रतिरोध पता चल गया है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल पता चल गया है, तो ये बाहरी प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम सीधे सीधे ओम का नियम लगाकर इस प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ओम का नियम लगाएंगे तो ज़्यादा आसानी पड़ेगी, सीधे से लगा देते हैं यहाँ पर ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, जो विभवांतर होता है टर्मिनल विभवांतर, वो होता है धारा गुना प्रतिरोध के बराबर। अब टर्मिनल विभवांतर हमको कितना दिया गया है, कुंजी संचालित करने पर 1.03, ठीक है, बराबर धारा कितना है, 1 एम्पियर का, गुना आर मतलब कैपिटल आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध, उसका मान हमको ज्ञात नहीं है तो ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हम धारा को यहाँ विभवांतर के बटे पे लिख देंगे। ठीक है, आर बराबर वी बटे आई। ठीक, तो यहाँ विभवांतर क्या है 1.03 और धारा क्या है 1 एम्पियर, तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास 1.03। और अगर मात्रक दिखे तो विभवांतर बटे धारा मतलब वोल्ट बटे क्या है एम्पियर, तो यहाँ पर ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं ऐसा ही मात्रक में प्रतिरोध का मान 1.03 ओम। तीसरा भी हल हो गया। चौथा देखते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों चौथे भाग में हमसे दिया गया है सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध आर में प्रतिशत ऊर्जा 6। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिरोध आर जो है वो कितनी ऊर्जा लेता है उसको लिख देते हैं यहाँ पर चौथे पॉइंट में, कि प्रतिरोध जो बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर उसके बारे में बात की गई है, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध की बात नहीं की गई है। तो प्रतिरोध जो आर है बाह्य प्रतिरोध, उसके द्वारा ली गई ऊर्जा का मान क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं उसका मान, ली गई ऊर्जा जो ई आर लिख देते हैं क्योंकि प्रतिरोध के लिए है, उसका मान होता है हमारे पास आई की घात 2 मतलब धारा की घात 2 गुना आर मतलब प्रतिरोध गुना टी मतलब कितने समय के लिए ली गई। अब एकांकी समय के लिए मान निकालेंगे तो टी का मान वर रख देंगे, लेकिन हम यहाँ पर प्रतिशत 6 निकाल रहे हैं, और यहाँ पर प्रतिशत ऊर्जा 6 निकालने के लिए समय का मान तो वैसे भी हटने वाला है। क्यों दोस्तों, आइए देखते हैं आगे, प्रश्न हल करते ही दिख जाएगा। तो सेल में जो कुल ऊर्जा रहेगी उसका मान लिख लेते हैं। सेल में कुल ऊर्जा कितनी है वो लिख लेते हैं, वो होता है विभवांतर गुना धारा करने से ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, गुना समय करने से ऊर्जा का मान आ जाएगा, क्योंकि विभवांतर गुना धारा करने से शक्ति आता है, शक्ति गुना समय बराबर ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, शक्ति गुना समय। अब दोस्तों यहाँ पर हमको प्रतिशत 6 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अनुपात लेंगे। प्रतिशत ऊर्जा 6 क्या हो जाएगी, जो प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय हुई है उसका अनुपात लेंगे हम सेल में ऊर्जा क्षय हुई है उससे। ठीक है, तो आई की घात 2 गुना आर गुना टी बटे में क्या आएगा, शक्ति गुना समय मतलब v गुना आई गुना टी। अब जैसे कि मैंने बताया था कि समय कट जाएगा, एकांकी समय लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। उसके पश्चात दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो आई की घात 2 है और नीचे आई है, तो एक एक आई कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा क्षय लिख देंगे। ऊर्जा क्षय का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आई गुना आर बटे v। ठीक है, तो आई का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार आई का मान दिया हुआ है 1 एम्पियर, गुना प्रतिरोध का मान हमने क्या निकाला है 1.03 बटे विभवांतर क्या है, टर्मिनल विभवांतर हमारे पास। यहाँ अगर टर्मिनल विभवांतर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमको मान 1.03 नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि 1.03 था वो ओपन सेल वोल्टेज नहीं था, या फिर कहना चाहिए कि खुली सेल के लिए ये टर्मिनल विभवांतर नहीं था। इसके लिए हमने क्या किया था, परिपथ बंद किया था। खुला सेल का जो विभवांतर था उसको हमने पहले 1.53 नोट किया था, वो है सेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ सेल में ऊर्जा अगर हम डालेंगे, सेल में कुल ऊर्जा, तो यही पर विभवांतर का मान 1.53 रखना था, लेकिन हमने इसको नीचे रखने के लिए डाला था, छोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ 1.53 आएगा। तो अब दोस्तों हम 1.03 का अनुपात निकालेंगे 1.53 से, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, ये आएगा लगभग 0.6732, और ये किसका मान है, ऊर्जा क्षय का मान है। ठीक है, अब ऊर्जा क्षय का मान ये पैमाना ले रहा है 0 से 1 के बीच में, तब का मान है।
अगर हम पैमाना ले लें 0 से 100 के बीच, यानी कि प्रतिशत ऊर्जा क्षय निकाले अगर, तो प्रतिशत ऊर्जा क्षय के लिए हम क्या करेंगे, इसका 100 से गुना करेंगे और मान क्या आ जाएगा 67.32। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रतिशत में ऊर्जा क्षय का मान, और ये हो गया हमारे प्रश्न के भाग 4 के लिए हल। ठीक है दोस्तों, तो चारों भाग का हल हमने बना लिया है।